बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप वन। आज का हमारा लेक्चर लिमिटेशन एक्ट की बाबत है और बेसिकली ये लेक्चर नंबर 22 का पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 22 जो था उसके पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमने बर्ड्स आई व्यू डाला था लिमिटेशन एक्ट पर, और सेक्शन 3 जो लिमिटेशन एक्ट की जिस्ट है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। पहले हम आते हैं सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की तरफ। सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बेसिकली हमें एक बात की तरफ गाइडलाइंस देती है, एक बात की तरफ क्लैरिफाई करती है कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करनी हो और जो उसका लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन हो उस दिन अगर कोर्ट जो है वो क्लोज है, तो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। क्या फिर टाइम एक्सपायर हो जाएगा या नहीं, इसकी बाबत सेक्शन 4 हमें क्लैरिटी के साथ बताती है। अगर जो एक्सपायर डे है यानी जो लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन है, अगर उस दिन कोर्ट क्लोज है तो देन जब कोर्ट ओपन होगी तो जो सूट है, अपील है, एप्लीकेशन है उस दिन फाइल हो सकेगी। यानी उससे किसी पिटिशनर का नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि क्योंकि कोर्ट क्लोज है। हम अगर इसको इस तरह क्लैरिफाई करें कि मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स है, उसकी अगर लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है संडे वाले दिन, यानी कोई सूट फाइल करने की टाइम लिमिट 1 ईयर थी, 2 ईयर थी, 3 ईयर थी, या एप्लीकेशन का टाइम 30 डेज़ था, 6 मंथ था या 1 ईयर था। अगर जो लास्ट डे है उस दिन है संडे, अब संडे को कोर्ट्स क्लोज होती हैं, तो वो जो एप्लीकेशन है, जो सूट है, वो मंडे वाले दिन फाइल किया जा सकता है। या इसके अगर सेकंड एग्जांपल हम कोट करें कि अगर किसी भी सूट की, अपील की, एप्लीकेशन की टाइम लिमिटेशन 2 अगस्त है, यानी 2 अगस्त, अब पाकिस्तान में जो कोर्ट्स हैं वो एंड ऑफ जुलाई पे क्लोज हो जाती हैं ड्यू टू समर हॉलीडेज़। अब उसके जो 2 दिन का टाइम था, 1 और 2 अगस्त का, अब वो टाइम जो है वो चला जाएगा सितंबर में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जी के कोर्ट्स जो है समर में भी ड्यूटी जज जो है हॉलीडेज़ में मौजूद होता है। यहाँ पे बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो हॉलीडेज़ में कोर्ट ओपन होती है वो रेगुलर कोर्ट ओपन नहीं होती, रेगुलर मैटर टेकअप नहीं होते, बल्कि जस्ट जो अर्जेंट केस नेचर ऑफ केसेस होते हैं। मसलन अगर हम प्रैक्टिकली मिसाल लें, देखें किसी किस्म का फैमिली सूट फाइल नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल उसके साथ कोई इंजंक्टिव एप्लीकेशन ना हो, अब यानी सेक्शन 21A की एप्लीकेशन होगी तो फिर कोई लिमिटेड सा स्कोप बनता है फैमिली सूट का। या अगर हम सिविल की सूट्स की तरफ आते हैं, कुछ अनलेस एंड अनटिल स्टे एप्लीकेशन नहीं है, यानी सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन के साथ, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन है उसके साथ स्टे एप्लीकेशन है, तो फिर सूट फाइल हो सकता है। अदरवाइज़ जो रूटीन का सूट है, जैसे सूट फॉर रिकवरी हो, या अगर आप एग्जांपल लें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर विदाउट इंजंक्शन है, यानी वो फाइल नहीं हो सकता। और फिर जब कोई भी सूट जो इवन अगस्त की हॉलीडेज़ में फ़ाइल होता है तो ओनली जो होती है एप्लीकेशन टेकअप होती है। बीइंग ड्यूटी जज जो होता है जस्ट एप्लीकेशन को टेकअप करता है। इसलिए ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोर्ट क्लोज होगी तो जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो पिटिशनर है, जो प्लेंटिफ है, उसका लॉस नहीं होगा, बल्कि जब कोर्ट ओपन होगी, चाहे 4 दिन के बाद, चाहे 10 दिन के बाद, चाहे समर हॉलीडेज़ में आफ्टर 30 डेज़, तो देन जो डे होंगे वो उसके टाइम लिमिटेशन, वो उस दिन को अपने एप्लीकेशन सूट फाइल कर सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम डेली प्रैक्टिकल साइड पे हम डेली इसको फेस करते हैं। सेक्शन 5 से मुराद हम सिंपल लेते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले। ये लॉ ये कहता है, और सेक्शन 5 जो है ये सूट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। पहली बात, सेक्शन 5 अपील पे, एप्लीकेशन फॉर रिवीजन पे, रिव्यू पिटीशन के, या एनी एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर, सेटिंग असाइड एक्स पार्टी जजमेंट, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसके अगेंस्ट टाइम लिमिटेशन प्रोवाइडेड है उस पे ये एप्लीकेबल होगी। इसको हम अमूमन बोलते हैं जी कि सेक्शन 5 की एप्लीकेशन कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए फ़ाइल की जाती है। अब सेक्शन 5 हमें सेक्शन 5 बेसिकली इस बात को हाईलाइट करती है कि कोई भी अपील
एप्लीकेशन रिवीजन या रिव्यू, किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन अगर वो विद इन टाइम फाइल नहीं की जा सकी, तो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। वो कहते हैं कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेशन उसको एंटरटेन किया जा सकता है। कब? लेकिन उसके साथ एक एम्बार्गो लगा दिया गया है। अगर वो जो पटिशनर है, जो एप्लीकेंट है, वो कोर्ट को इस बाबत सेटिस्फाई करता है कि सफिशेंट काज, देयर आर सफिशेंट काज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और फाइलिंग एप्लीकेशन, यानी जो लिमिटेशन टाइम था उसके दौरान ड्यू टू सफिशेंट रीज़न, सफिशेंट काज जो है उसकी वजह से, उस सफिशेंट काज ने उसको रोक के रखा, उस सफिशेंट काज की वजह से वो फाइल नहीं कर सकता। अब वो जो सफिशेंट काज अगर वो इस्टेब्लिश कर लेता है तो फिर उसकी एप्लीकेशन, अपील, रिवीजन, रिव्यू मेंटेनेबल हो जाता है। अब इसका तरीकाकार क्या है? इसके लिए जब आप अपील दायर करेंगे, आपकी अपील टाइम बार्ड है, एप्लीकेशन टाइम बार्ड है, रिव्यू पिटीशन टाइम बार्ड है, रिवीजन टाइम बार्ड है, उसके साथ एक सेपरेट एप्लीकेशन सेक्शन 5 की कंडोनेशन फॉर डिले के लिए लफ की जाती है। अब क्या उस पे क्या होता है? इस पे लॉ बड़ा क्लियर है कि जो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन है, अब जो पार्टी कंडोनेशन सीक कर रही है उसने बेसिकली काउंट करना है फॉर ईच एंड एवरी डे ऑफ द डिले, उसने हर दिन का, एंड टू प्रूव सर्कमस्टांसेस, यानी ईच एंड एवरी डे, जितने दिन का डिले है हर डिले को, ईच एंड एवरी डे को एक्सप्लेन करना है। अब इस पे ऑनरेबल हायर एज वेल एज ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के प्लेथोरा ऑफ केस लॉज हैं कि जो रीजंस होंगी, जो सफिशिएंट काज होगी, दैट इज़ इनएविटेबल एंड बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, यानी ऐसे सरकमस्टांसेस हों जो इनएविटेबल हों और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल हों। मिसाल के तौर पे अब एक शख्स अपील करने आ रहा है या अदरवाइज़ उसकी अपील का टाइम है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अब ये उसके बियॉन्ड कंट्रोल है, या उसको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है कि वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं रहता, या अगर वो शख्स, वो पागल है वो शख्स लेकिन वो परमानेंट नहीं है, उसको इंटरवल्स होते हैं, अब उस दौरान उसको ल्यूसिड इंटरवल्स की वजह से उसका टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अब नेचुरल कॉलमिटी, यानी कुछ जलजला आ गया, सैलाब आ गया, जैसे अब रिसेंटली अब सूबा सिंध में, बलूचिस्तान में या पंजाब के कुछ हिस्सों में सैलाब आ गया, अब ये दीज आर द इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस हैं और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल हैं। अब और ये, लेकिन एक बात फिर वही क्लियर क्लैरिटी के साथ कि ये एप्लीकेशन आपने साथ फाइल करनी है और जितने दिन का डिले है ईच एंड एवरी डे को एक्सप्लेन करना है। अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देंगे कि दिस इज़ द सफिशेंट काज, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर अपील, एप्लीकेशन, रिवीजन या रिव्यू को एंटरटेन कर लिया जाएगा और जो डिले होगी उसको कंडोन कर दिया जाएगा। अब अगर ये एप्लीकेशन ही फाइल ना हो तो फिर डिले कंडोन नहीं हो सकती, और फिर एप्लीकेशन फाइल होगी लेकिन ईच एंड एवरी डे जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, फिर भी फाइल नहीं हो सकती। हाँ, सेक्शन 5 की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एक और सफिशेंट काज भी बाय स्टैचूट बता दी गई है। अगर कोई एपेलेंट या एप्लीकेंट मिसलेड हो गया हो बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट in ascertaining or computing the prescribed period of limitation, it is also a sufficient cause। यानी कोई शख्स मिसलेड हो गया उस ऑर्डर की, उसको इन ऑर्डर में कोई नहीं थी लेकिन उस शख्स कोई अंडरस्टैंडिंग में उस ऑर्डर की वजह से वो मिसलेड हो गया, तो दैट इज़ आल्सो आ सफिशेंट काज। अब ये सफिशेंट काज हमें स्टैचूट ने प्रोवाइड कर दी है। आई होप कि सफिशेंट काज की बाबत आपको मेन मोटे मोटे जो पॉइंट हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आते हैं कि क्या मिस्टेक ऑफ कौंसल और क्लर्क इज़ अ सफिशेंट काज आर नॉट। बड़ा लॉ बड़ा क्लियर है, जो जजमेंट लॉ है, यानी जो केस लॉ से लॉ डेवलप हुआ कि लॉयर की मिस्टेक और क्लर्क कौंसल की मिस्टेक इज़ नॉट अ सफिशेंट कॉज। इन दिस इज़ देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन दिस कि लर्नड कौंसल की मिस्टेक या क्लर्क कौंसल की मिस्टेक, दिस इज़ नॉट अ सफिशेंट कॉज, यानी इस ग्राउंड के ऊपर जो डिले है वो कंडोन नहीं की जा सकती। आज हम, आई होप कि हमने जो सिंपली सेक्शन 4 को और सेक्शन 5 को डिस्कस किया, आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर इसमें आ चुका होगा। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।